दीपिका की ननद कशिश उम्र में छोटी होने के बावजूद उसके स्वभाव में बहुत ही अहंकार और कटुता थी। वो हर समय अपनी भाभी को नीचा दिखाने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। घर का माहौल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कशिश की एक चुपती हुई बात सबकी खुशियां छीन लेती थी। कशिश सुबह उठते ही रसोई में पहुंची और बिना किसी बात के ताना मारते हुए बोली, वाह भाभी, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई। लगता है मम्मी पापा के सामने अच्छी बनने का नया नाटक शुरू हो गया है। दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाटक नहीं कशिश, घर के काम है इसीलिए जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन ये जवाब सुनकर भी कशिश शांत नहीं हुई। वो जानती थी कि दीपिका कभी पलटकर जवाब नहीं देती, इसीलिए वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाती थी। उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया और जानबूझकर बोली, इतनी फीकी चाय, पता नहीं भैया कैसे तुम्हारे हाथ का खाना खा लेते हैं। दीपिका ने बिना कुछ कहे दूसरा कप बनाने के लिए गैस जला दी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। सुमित्रा जी और अनुराग जी सब कुछ सुन रहे थे, मगर हमेशा की तरह चुप बैठे रहे। उन्हें लगता था कि भाई बहन और भाभी के बीच की बातों में बोलना ठीक नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उनकी चुप्पी धीरे धीरे कशिश की हिम्मत बढ़ा रही थी। अभिषेक ऑफिस जाने से पहले हमेशा की तरह जल्दी में था। दीपिका ने प्यार से उसका टिफिन और पानी की बोतल दी। तभी कशिश फिर मुस्कुराते हुए बोली, भैया, बाहर ही खाना खा लिया करो, रोज रोज एक जैसा बेस्वाद खाना खाकर बोर नहीं हो जाते। अभिषेक ने दीपिका की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जल्दी में होने के कारण बस इतना ही बोला, कशिश, बेवजह किसी को परेशान मत किया करो। कशिश ने तुरंत मुंह बना लिया और बोली, देखा मम्मी, भैया तो शादी के बाद पूरी तरह बदल गए हैं। अब उन्हें अपनी बहन की बातें भी बुरी लगने लगी हैं। सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, बस करो कशिश। लेकिन उसे एक हल्के से वाक्य में ना तो डांट थी और ना ही रोकने की शक्ति। कशिश समझ चुकी थी कि उसे कोई नहीं रोकेगा। दिन बीतते गए और कशिश का व्यवहार और भी ज्यादा कड़वा होता गया। वो जानबूझकर दीपिका के किए हुए कामों में कमी निकालती। कभी अपने पापा के सामने झूठ बोल देती कि भाभी ने मम्मी से बदतमीजी की। धीरे धीरे घर में छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा होने लगी। दीपिका को लगता कि अगर वो ज़्यादा बोलेगी तो परिवार टूट जाएगा, इसीलिए वो हर अपमान चुपचाप सह लेती। रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर तकिए में मुंह छिपाकर रोती और भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती कि किसी तरह उसकी ननद का दिल बदल जाए। मगर शायद उसकी परीक्षा अभी और बाकी थी। एक दिन दीपिका अपने मायके में अपनी बीमार माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी माँ की तबीयत खराब थी और दवाइयों के पैसे जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। दीपिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पीछे खड़ी कशिश ने पूरी बात सुन ली। उसने तुरंत जाकर सुमित्रा जी से झूठ बोल दिया, मम्मी, भाभी अपने मायके वालों को हमारे घर के पैसे भेजने की योजना बना रही हैं। अभी फ़ोन पर यही बातें कर रही थी। सुमित्रा जी चौंक गई। अनुराग जी भी वहीं बैठे थे। दोनों ने बिना सच्चाई जाने दीपिका को बुलाया। दीपिका ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसकी माँ सचमुच बीमार है और उसने किसी पैसे की बात तक नहीं की। लेकिन कशिश बार बार अपनी झूठी कहानी में नए नए मसाले जोड़ती रही। अंत में बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन दीपिका का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। उस रात दीपिका देर तक छत पर बैठी रही। आसमान में चमकते चांद को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैंने इस घर को अपना सब कुछ माना, फिर भी हर दिन मेरी परीक्षा क्यों ली जा रही है।
आखिर मेरी गलती क्या है। नीचे कमरे में कशिश अपनी सहेलियों से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरी भाभी तो इतनी सीधी हैं कि चाहे जितना परेशान करो कुछ भी नहीं कहती। ये बात दीपिका के कानों तक भी पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने फिर भी अपने आंसू पोंछ लिए। दीपिका ने उस रात जैसे तैसे अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि चाहे उसके साथ कितना भी अन्याय क्यों ना हो, वो इस घर की शांति कभी भंग नहीं होने देगी। अगले दिन भी वो हमेशा की तरह सबसे पहले उठी और घर के सारे काम किए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा दर्द जमा हो चुका था जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन कशिश बदल जाएगी, शायद एक दिन उसे भी अपनी भाभी के प्यार और त्याग का एहसास होगा। मगर किस्मत ने दीपिका के लिए कुछ और ही सोच रखा था। कशिश अब केवल ताने मारकर खुश नहीं होती थी, बल्कि उसने दीपिका की छवि पूरे घर में खराब करने का मानो बीड़ा उठा लिया था। वो हर छोटी बड़ी बात को तोड़ मरोड़ कर अपने मम्मी और पापा के सामने इस तरह पेश करती कि हर बार दोस्त दीपिका पर ही आकर ठहरता। सबसे दुखद बात ये थी कि दीपिका जितनी सफाई देती उतनी ही झूठी साबित कर दी जाती। उसकी खामोशी को लोग उसकी गलती समझने लगे थे और यही बात उसके मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद अनुराग जी की शादी की सालगिरह आने वाली थी। दीपिका कई दिनों से चुपके चुपके उनके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम तैयार कर रही थी। उसने अपनी थोड़ी सी बचत से अनुराग जी के लिए एक सुंदर शॉल खरीदी और सुमित्रा जी के लिए उनकी पसंद की साड़ी भी ले आई। उसने सोचा था कि सुबह सबको ये छोटा सा उपहार देकर उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी, लेकिन रात में जब वो सामान अलमारी में रखकर सो गई, तभी कशिश दबे पांव उसके कमरे में पहुंची। उसने दोनों उपहार निकालकर अपने कमरे में छिपा दिए और अगले दिन सुबह पूरे घर में शोर मचा दिया। मम्मी, मेरे पर्स से पैसे गायब हैं। मुझे पूरा यकीन है कि भाभी ने ही लिए हैं। कल से इन्हें अपने कमरे में कुछ छिपाते हुए देख रही हूँ। ये सुनते ही सुमित्रा जी और अनुराग जी घबरा गए। दीपिका को बुलाया गया, उसके कमरे की तलाशी ली गई। उपहार तो वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि कशिश पहले ही उन्हें हटा चुकी थी। अब दीपिका की कोई बात किसी को सच नहीं लग रही थी। वो रोते हुए बार बार कहती रही कि उसने किसी के पैसे नहीं लिए, बल्कि वो तो घर के लिए उपहार लाई थी। मगर उसकी हर बात कशिश के झूठ के सामने दबती चली गई। उस दिन पहली बार दीपिका ने महसूस किया कि इंसान पर लगा झूठा इल्जाम केवल उसकी इज्जत ही नहीं, उसकी आत्मा तक को घायल कर देता है। अभिषेक जब शाम को ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि दीपिका एक कोने में बैठी चुपचाप रो रही थी। उसकी आंखें इतनी सूज चुकी थी कि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो घंटों से रो रही है। अभिषेक ने धीरे से पूछा, क्या हुआ दीपिका? दीपिका कुछ बोल पाती उससे पहले कशिश बीच में आ गई और बोली, भैया, अपनी बीबी से ही पूछ लो, घर में चोरी करके अब रोने का नाटक कर रही है। अभिषेक कुछ क्षणों तक दोनों की बातें सुनता रहा। वो अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता था। उसे विश्वास था कि दीपिका ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन घर में सबके सामने वो भी असमंजस में पड़ गया। उसने बस इतना कहा, दीपिका, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। ये सुनकर दीपिका का दिल और भी टूट गया। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसका पति बिना किसी शर्त के उसका साथ देगा, लेकिन आज उसने भी भरोसा दिलाने के बजाय समय का इंतजार करने की बात कही। दीपिका ने उस रात पहली बार भगवान से शिकायत की। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, अगर सच्चाई को भी हर दिन खुद को साबित करना पड़े तो फिर झूठ इतना ताकतवर क्यों होता है? कशिश अब अपने झूठ पर और अधिक घमंड करने लगी थी। वो अपनी सहेलियों से फ़ोन पर कहती, देखा कैसे पूरी फैमिली मेरी बात मान लेती है। भाभी चाहे जितनी अच्छी बनने की कोशिश कर ले,
मैं उन्हें कभी इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। एक दिन ये सारी बातें अनुराग जी ने अनजाने में सुन ली। वो कमरे के बाहर खड़े थे और अंदर से कशिश की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद अब तक वे जिस बेटी पर आंख बंद करके विश्वास करते रहे वही इस घर की शांति को खत्म कर रही है। मगर उन्होंने उसी समय किसी से कुछ नहीं कहा। वे सच्चाई को पूरी तरह समझना चाहते थे। दूसरी ओर दीपिका को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भगवान धीरे धीरे उसके लिए न्याय का रास्ता तैयार कर रहे हैं। वो तो अब भी अपने आंसू छिपाकर हर दिन की तरह पूरे परिवार की सेवा में लगी हुई थी, जबकि उसका अपना मन भीतर ही भीतर बिखर चुका था। इधर कशिश का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। उसने एक नई चाल चली। उसने जानबूझकर रसोई में दूध उबालते समय गैस खुली छोड़ दी और फिर पूरे घर में चिल्लाने लगी। भाभी ने तो आज पूरे घर की जान खतरे में डाल दी। अगर मैं समय पर ना आती तो बड़ा हादसा हो जाता। सुमित्रा जी ने बिना पूरी बात जाने दीपिका को डांट दिया। दीपिका कुछ कहती उससे पहले कशिश फिर से रोने का नाटक करने लगी। अनुराग जी सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। अब उन्हें अपनी बेटी के व्यवहार पर शक होने लगा था, लेकिन उनके पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं था। दीपिका ने एक बार फिर बिना सफाई दिए सिर झुका लिया। उसके मन में अब केवल एक ही सवाल था, क्या इस घर में मेरी सच्चाई कभी किसी की आंखों तक पहुंच पाएगी? उसने अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लेकर बहुत देर तक रोते हुए कहा, माँ, आपने हमेशा सिखाया था कि रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, लेकिन जब सामने वाला हर दिन नफरत ही दे तब इंसान कब तक चुप रह सकता है? उसके आंसू तस्वीर पर गिरते रहे और पहली बार उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। दीपिका ने हमेशा यही माना था कि परिवार को जोड़कर रखने के लिए कई बार अपने मन का दर्द छिपाना पड़ता है। वो हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठती कि शायद आज का दिन पहले से बेहतर होगा। शायद आज कशिश उसे ताने नहीं मारेगी। शायद आज सुमित्रा जी उसके चेहरे पर छिपे दर्द को पढ़ लेंगी या ससुर जी उसके मौन की भाषा समझ लेंगे। लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। कशिश ने अपनी भाभी की हर छोटी बड़ी खुशी को छीन लेने की कसम खा ली थी। दीपिका चाहे कितना भी अच्छा खाना बना ले, घर कितना भी सजा दे या पूरे परिवार की कितनी भी सेवा कर ले, कशिश हर काम में कोई न कोई कमी निकाल ही देती। दीपिका के दिल में हर दिन एक नया घाव बनता जा रहा था। रात को जब सब पूरा घर सो जाता तब वो भगवान के सामने बैठकर फूट फूट कर रोती और पूछती, क्या एक बहू की तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती? क्या उसका दर्द केवल इसीलिए छोटा हो जाता है क्योंकि वो इस घर में ब्याह कर आई है? कुछ ही दिनों बाद दीपिका के मायके से एक दुखद समाचार आया। उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। दीपिका की छोटी बहन ने कांपती हुई आवाज़ में फ़ोन पर कहा, दीदी अगर हो सके तो एक बार आ जाओ, माँ बार बार आपका नाम ले रही हैं। ये सुनते ही दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत सुमित्रा जी के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मम्मी जी अगर आप अनुमति दें तो मैं 2 दिन के लिए अपनी माँ से मिलाऊं। उनकी हालत बहुत खराब है। दीपिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़ी कशिश व्यंग से हंसते हुए बोली, वाह भाभी, जैसे ही काम बढ़ा मायके की याद आ गई। ये सब बहाने हैं, वहाँ जाकर आराम करेंगी और यहाँ सारा काम मम्मी करेंगी। दीपिका ने पहली बार गुस्से से कशिश की ओर देखा, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। अनुराग जी ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर सच में तबीयत खराब है तो चली जाओ। मगर सुमित्रा जी कशिश की बातों में आ गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अभी घर में भी बहुत काम है, 2-4 दिन बाद चली जाना। ये सुनते ही दीपिका का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसे अपनी बीमार माँ और अपने कर्तव्य के बीच
चुनना पड़ रहा था। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर इतनी जोर से रोई कि उसकी सिसकियां खुद उसे भी सुनाई नहीं दे रही थी। अभिषेक शाम को घर लौटा तो उसने दीपिका को उसी हालत में देखा। उसने सारी बात सुनी तो उसका मन भी बेचैन हो उठा। उसने सुमित्रा जी से कहा, माँ, अगर दीपिका की माँ बीमार है तो इन्हें जाने दीजिए, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर संभाल लूँगा। लेकिन इससे पहले कि सुमित्रा जी कुछ कहती, कशिश फिर बोल पड़ी, भैया आप तो बस अपनी पत्नी की तरफदारी करते रहिए। अगर आज ये चली गई तो मोहल्ले वाले कहेंगे कि बहू ने घर छोड़ दिया। अभिषेक अपनी बहन की बातें सुनकर चुप हो गया। दीपिका ने ये सब देखा और उसके मन में एक टीस उठी। उसे अपने पति से शिकायत नहीं थी, लेकिन ये दर्द जरूर था कि हर बार सच जानते हुए भी वो अपनी बहन के सामने मजबूर क्यों पड़ जाता है। उस रात दीपिका ने तय कर लिया कि अब वो किसी से कुछ नहीं मांगेगी। उसने अपनी माँ से फ़ोन पर झूठ बोल दिया कि घर में बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। उधर फ़ोन पर उसकी माँ ने बस इतना कहा, बेटी अपना ध्यान रखना। इतना सुनते ही दीपिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बेटी होने का फर्ज भी नहीं निभा पा रही है। अगले दिन सुबह कशिश ने अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। दीपिका ने अपनी माँ के लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की मन्नत मानी थी। उसने बड़ी श्रद्धा से पूजा की थाली सजाई, लेकिन जैसे ही वो मंदिर जाने लगी, कशिश ने हंसते हुए वो थाली उसके हाथ से छीन ली और जोर से जमीन पर फेंक दी। फूल बिखर गए, दीपक बुझ गया और प्रसाद मिट्टी में मिल गया। कशिश बोली, इतनी पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा भाभी। अगर भगवान तुम्हारी सुनते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। ये सुनते ही दीपिका के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे पहली बार आग भी दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हुई आवाज में कहा, कशिश, भगवान का मजाक मत उड़ाओ। मगर कशिश और जोर से हंसने लगी। उसने दीपिका की माँ तक के बारे में अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। दीपिका ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उसके हर शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। सुमित्रा जी और अनुराग जी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। अनुराग जी की आंखों में शर्म थी, मगर वे अब भी कुछ नहीं बोले। उनकी ये चुप्पी दीपिका के दर्द को और गहरा करती जा रही थी। उसी शाम दीपिका की छोटी बहन का फिर फोन आया। इस बार उसकी आवाज़ टूट रही थी। उसने रोते हुए कहा, दीदी, माँ अब आईसीयू में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो वहीं फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू देखकर भी कशिश के चेहरे पर कोई दया नहीं आई। उल्टा वो व्यंग करते हुए बोली, अब रोने से क्या होगा, जब जाना था तब गई नहीं। ये सुनते ही दीपिका ने पहली बार अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कशिश की ओर ऐसे देखा। कशिश भी कुछ पल के लिए सहम गई। दीपिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर वर्षों से दबा हुआ दर्द अब धीरे धीरे ज्वालामुखी बनता दिखाई दे रहा था। दीपिका पूरी रात अस्पताल से आई खबर के इंतजार में तड़पती रही। उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी माँ की सलामती की दुआ मांग रही थी। हर कुछ मिनट बाद वो अपनी छोटी बहन को फ़ोन मिलाती, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, दीदी, डॉक्टर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। दीपिका का दिल घबराहट से कांप रहा था। सुबह होते ही उसने सुमित्रा जी के सामने फिर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखें सूज चुकी थी, चेहरा पीला पड़ गया था और आवाज़ कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, मम्मी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे बस एक बार माँ को देख आने दीजिए। क्या पता वो मुझे आखिरी बार बुला रही हैं। अगर मैं आज नहीं गई तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर अनुराग जी की आंखें भर आई। उनका मन हुआ कि तुरंत बहू को जाने की अनुमति दे दे, लेकिन तभी कशिश तेज कदमों से वहां पर आई और व्यंग से बोली, मम्मी, आप इनकी बातों में मत आइए, हर बार नया ड्रामा शुरू कर देती हैं। अभी चली गई तो 2-4 दिन वहीं आराम करेंगी,
घर का काम कौन करेगा? हमें तो इनकी आदत पता है। सुमित्रा जी फिर से असमंजस में पड़ गई। उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। दीपिका समझ गई कि इस घर में उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वो इस घर की बहू नहीं बल्कि एक ऐसी नौकरानी है जिसके सुख दुख का कोई महत्व नहीं। दोपहर के समय अचानक दीपिका का फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन फूट फूट कर रो रही थी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, दीदी, माँ अब नहीं रही। ये सुनते ही दीपिका के हाथ से फोन छूट गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। वर्षों से अपने आंसू छिपा कर रखने वाली वो लड़की आज बुरी तरह टूट चुकी थी। वो बार बार केवल एक ही बात कह रही थी, माँ मुझे माफ कर देना। मैं आपकी आखिरी आवाज पर भी नहीं आ सकी। उसकी सिसकियां सुनकर अनुराग जी का दिल कांप उठा। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए, लेकिन कशिश के चेहरे पर फिर भी कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वो धीरे से मुस्कुरा कर बोली, इतना रोने से कोई वापस नहीं आ जाएगा। जब जाना था तब तो गई नहीं, अब नाटक करने से क्या ही फायदा। ये वाक्य दीपिका के टूटे हुए दिल पर हथौड़े की तरह पड़ा। उसने अपनी माँ को खो दिया था और उसी समय उसकी ननद उसके सबसे बड़े दुख का मजाक उड़ा रही थी। दीपिका अभी भी अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी कि कशिश फिर उसके पास आई। उसने तस्वीर को देखकर ताना मारा, सच कहूँ भाभी, आपके मायके वालों की वजह से ही हमारे घर का सुख चैन खत्म हुआ है। अच्छा हुआ। कशिश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दीपिका के भीतर वर्षों से जमा हुआ दर्द, अपमान, बेबसी और आंसू एक साथ फट पड़े। उसने बिजली की तेजी से कशिश का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे एक बेटी का असहनीय दर्द भी था। दीपिका ने कांपती हुई मगर गूंजती आवाज में कहा, नन्नद रानी, आज तुम्हें मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। मैंने हर ताना सहा, हर झूठा इल्जाम सहा, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, लेकिन आज तुमने मेरी मरी हुई माँ का अपमान किया है। आज एक बेटी का दर्द तुम्हें समझाना पड़ेगा। इतना कहते ही दीपिका का हाथ उठा और एक जोरदार तमाचा कशिश के गाल पर पड़ा। तमाचे की आवाज पूरे घर में गूंज गई। कशिश लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ी। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि डर दिखाई दे रहा था। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो। सुमित्रा जी और अनुराग जी स्तब्ध खड़े रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमेशा चुप रहने वाली दीपिका एक दिन ऐसा कदम उठा लेगी, लेकिन उससे भी अधिक उन्हें उस तमाचे के पीछे छिपा हुआ दर्द दिखाई दे रहा था। दीपिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने आज तक इस घर की इज्जत के लिए हर अपमान सहा, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और आपकी बेटी उनकी मौत का मजाक उड़ा रही है। अगर आज भी मैं चुप रहती तो शायद जिंदगी भर खुद को बेटी कहलाने के लायक नहीं समझ पाती। मैंने कशिश को उसके शब्दों का जवाब दिया है, नफरत का नहीं। दीपिका की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अनुराग जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आने लगा कि कैसे हर बार उन्होंने कशिश की हरकतों को छोटी बात समझकर नज़रअंदाज किया था। आज उसी चुप्पी ने पूरे परिवार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। कशिश पहली बार अपने गाल पर पड़े तमाचे से ज़्यादा अपने पिता की नम आंखों को देखकर घबरा गई। कुछ देर बाद अनुराग जी ने भारी आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, आज तक गलती हमारी थी। हमने अपनी बेटी की हर जिद, हर बदतमीजी और हर झूठ को प्यार समझकर नज़रअंदाज किया। उसकी सजा हमारी बहू ने भुगती। अगर उस दिन हमने उसे रोका होता, अगर हमने बहू का दर्द समझा होता, तो आज ये दिन कभी नहीं आता। ये कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। सुमित्रा जी भी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपनी हर चुप्पी, हर अनदेखी और हर गलत फैसले का पछतावा होने लगा।
उधर कशिश के चेहरे का घमंड पहली बार टूट चुका था। उसे एहसास होने लगा कि जिस भाभी को वो हमेशा कमज़ोर समझती रही, वो कमज़ोर नहीं बल्कि रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहने वाली एक मजबूत और सहनशील इंसान थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीपिका के हाथ का वो एक तमाचा केवल कशिश के गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि पूरे परिवार की वर्षों की पुरानी गलतियों पर पड़ा था। घर में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि सांसों की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। दीपिका अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार तस्वीर को चूमकर बस एक ही बात कह रही थी, माँ मुझे माफ़ कर देना। आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकी। आपने हमेशा कहा था बेटी ससुराल ही अब तुम्हारा घर है, इसीलिए हर रिश्ता निभाना। मैंने आपकी हर सीख निभाई माँ, लेकिन आपकी आखिरी पुकार पर भी आपके पास नहीं पहुँच सकी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी का कलेजा फटने लगा। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा मजबूत समझा, वो अंदर से कितनी बुरी तरह टूट चुकी थी। अनुराग जी चुपचाप एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्हें अपनी हर वो चुप्पी याद आ रही थी जब कशिश दीपिका का अपमान करती थी, और वे ये सोचकर खामोश रह जाते थे कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज उन्हें समझ आ गया था कि अन्याय पर चुप रहना भी अन्याय करने के बराबर होता है। उसी समय अभिषेक भी ऑफिस से घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर का माहौल देखा, उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसने दीपिका को रोते हुए देखा, कशिश के गाल पर तमाचे का निशान देखा और अपने मम्मी पापा की नम आंखें देखी। अनुराग जी ने कांपती हुई आवाज में पूरी घटना अभिषेक को बता दी। इतना सुनते ही अभिषेक का सिर शर्म से झुक गया। वो धीरे धीरे दीपिका के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से दीपिका के आंसू पोंछने की कोशिश की और बोला, दीपिका मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा पति होकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। मैं हर बार जानता था कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन मैं अपनी बहन और परिवार के बीच फंसकर चुप रह गया। मेरी यही चुप्पी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख बन गई। अगर उस दिन मैं तुम्हारा साथ देता तो शायद आज तुम्हें अपनी माँ को खोने का इतना बड़ा दर्द अकेले नहीं सहना पड़ता। मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते कहते अभिषेक की आवाज़ भर आ गई। दीपिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शिकायत से ज़्यादा थकान थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे कभी दौलत या सुख नहीं चाहिए था अभिषेक। बस इतना चाहती थी कि जब मैं सच बोलूं तब तुम बिना डरे मेरे साथ खड़े हो जाओ। इतने में कशिश धीरे धीरे दीपिका के पास आई। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो पहली बार अपनी भाभी के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा शर्म से झुका हुआ था। अचानक वो दीपिका के पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। वो सिसकियों के बीच बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा आपको अपना दुश्मन समझती रही। मुझे लगता था कि आपके आने के बाद भैया मुझसे दूर हो गए हैं। इसी जलन में मैं हर दिन आपको चोट पहुंचाती रही। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे शब्द किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं। आज आपकी माँ के बारे में जो मैंने कहा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। अगर हो सके तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे अपनी नफरत के साथ मत छोड़िए। कशिश की सिसकियाँ सुनकर पूरे घर की आंखें नम हो गईं। दीपिका ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर उसने धीरे से उसे उठाया और कहा, कशिश तुम्हारे एक एक शब्द ने मुझे बहुत रुलाया है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरा सम्मान छीना और मेरी माँ के अंतिम समय में मुझे उनसे दूर रखा। ये दर्द मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर आज भी मैं तुम्हें माफ़ ना करूं, तो मेरी माँ की दी हुई सीख अधूरी रह जाएगी। उन्होंने हमेशा सिखाया था कि नफ़रत रिश्ते तोड़ती है
और माफ़ी उन्हें जोड़ती है। इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन वादा करो कि आज के बाद किसी भी बहू बेटी या इंसान के आत्मसम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करोगी। कशिश ने रोते हुए दीपिका के हाथ पकड़ लिए और वादा किया कि आज के बाद वो कभी किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगी जैसा उसने अपनी भाभी के साथ किया था। सुमित्रा जी भी दीपिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, बहू, हमने तुम्हें बहू समझा, बेटी नहीं। अगर उस दिन हमने अपनी बेटी को समय रहते रोक दिया होता तो आज तुम्हारी माँ इस दुनिया से जाते समय अपनी बेटी का चेहरा देख कर जाती। हमारी गलती कभी माफ़ नहीं हो सकती। फिर भी अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह बची हो तो हमें माफ़ कर देना। अनुराग जी ने भी दीपिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से इस घर में कोई बहू नहीं, केवल बेटी रहेगी। अगर कभी किसी ने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। दीपिका ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने दिनों बाद पहली बार उसे लगा कि उसके दर्द को किसी ने सचमुच समझा है। उस दिन पूरे परिवार ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक दूसरे से दिल से माफ़ी मांगी। घर के सभी लोग उसकी मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे। कुछ महीने बाद वही घर जहां कभी हर दिन ताने और झगड़े गूंजते थे, अब हंसी और अपनेपन से भर गया था। कशिश सब हर काम में दीपिका का हाथ बटाती, हर जगह उसका सम्मान करती। सुमित्रा जी और अनुराग जी ने भी अपने व्यवहार में बड़ा बदलाव ला दिया। अभिषेक ने भी ये ठान लिया कि अब वो कभी किसी अन्याय पर चुप नहीं रहेगा। दीपिका अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोज दीप जलाती और मुस्कुरा कर कहती, माँ, आज आपका परिवार सचमुच परिवार बन गया है। आपके दिए संस्कार हार कर भी जीत गए। तस्वीर में मुस्कुराती माँ जैसे अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रही थी। उस दिन दीपिका की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वे दुख के नहीं, संतोष के आंसू थे। पूरे परिवार ने समझ लिया था कि रिश्ते प्यार से बनते हैं, विश्वास से चलते हैं और सम्मान से हमेशा के लिए बच जाते हैं। यही उस तमाचे की सबसे बड़ी सीख थी जिसने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।